अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भाई बहन की जोड़ी लोकसभा में आ गई। मैं बात कर रहा हूं प्रियंका गांधी की, जिन्होंने आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वायनाड में लोकसभा में आज उन्होंने शपथ ली। प्रियंका गांधी अब राहुल के साथ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मजबूत एनडीए वाली सरकार का मुकाबला करने जा रही हैं। क्या ये भाई बहन की जोड़ी मोदी, अमित शाह और योगी के का जो त्रिगुट है और जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ताकत है, उसका ये भाई बहन मुकाबला कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि जून की लड़खड़ाहट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दो बड़े चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत कर विपक्ष को फिलहाल बेदम कर रखा है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, 4 जून के बाद और आपके बीच के माहौल में राजनीतिक रूप से बड़ा परिवर्तन आ गया है। भारतीय जनता पार्टी जो 240-44 पे रुक गई थी, उसके ठीक 4 महीने के भीतर, बल्कि यूँ कह लें 5 महीने के भीतर, भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़े राज्य जीतकर अपनी राजनीतिक ताकत को फिर से मजबूत किया है। बीजेपी की ताकत जो उसे जून में झटका मिला था, उस झटके से बीजेपी उबर आई और नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ उसने हरियाणा और महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हुई। और छोटी मोटी नहीं, निर्णायक जीत जीती है बीजेपी ने। मैसिव विक्ट्री हरियाणा में भी और महाराष्ट्र के तो कहने क्या, वहां तो बहुत इंप्रेसिव विक्ट्री थी। इसके राजनीतिक मायने क्या है? बहनों भाइयों, जब 4 जून का नतीजा आया था, राहुल गांधी को अपनी 2 में से 1 सीट छोड़नी थी। रायबरेली चुनी उन्होंने और वायनाड छोड़ा। वायनाड में उन्होंने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा। प्रियंका चुनाव जीतकर आ गई हैं, अब लोकसभा पहुंचेंगी। प्रियंका की संसदीय राजनीति की पहली शुरुआत हुई है। कांग्रेस इस समय संक्रमण काल से गुजर रही है। संक्रमण काल उसकी राजनीति का है, उसके विचारधारा का है, उसकी रणनीति का है, उसके प्रबंधन का है और उसकी नीतियों का भी है। इस संक्रमण काल के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी बेहद ताकतवर हो गई है, तो क्या ये भाई बहन की जोड़ी लोकसभा में कुछ करिश्मा कर पाएंगे? ये मोदी अमित शाह का मुकाबला कर पाएंगे? ये मोदी योगी का सामना कर पाएंगे? क्या कांग्रेस में अभी भी वो राजनीतिक कुव्वत है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके? अब गांधी परिवार पूरा ऑल आउट है। ऑल आउट मतलब सब सदन के भीतर है। भाई बहन लोकसभा में है और सोनिया गांधी जी राज्यसभा के भीतर है। अब उनके पास जितने भी सेनापति थे, सब युद्ध के मैदान में हैं और सब बीजेपी से मुकाबला करने के लिए। गांधी परिवार की पूरी लीडरशिप आ गई है बीजेपी के सामने। जो अंतिम सेनापति इस पीढ़ी के हैं, प्रियंका गांधी, अब वो भी बाहर है। ये जो राजनीतिक विचार कांग्रेस के हैं और जो उसका रणनीति प्रबंधन है, क्या वो बीजेपी से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है? या कांग्रेस जहां अकेले लड़ती है वहां धराशायी हो जाती है? जैसे हरियाणा, जैसे महाराष्ट्र, अकेले मतलब जहां बड़ी ताकत बनकर लड़ती है। गठबंधन में भी लड़े तो झारखंड देखिए, हेमंत सोरेन जीत कर आए। हालांकि गठबंधन महाराष्ट्र में भी था, लेकिन कई जगह बड़े बेमन के गठबंधन होते हैं और एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि कांग्रेस जहां सीधे मुकाबले में बीजेपी की होती है वहां हार जाती है। तो क्या ये भाई बहन की जोड़ी रिवाइव कर पाएगी कांग्रेस को? और बीजेपी के अब तक राहुल गांधी से निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त फार्मूले हैं, लोग भी हैं। अब प्रियंका गांधी सामने है, महिला है, और प्रियंका की राजनीतिक दूरदर्शिता है वो एक डिफरेंट लेवल पे है। तो बीजेपी के पास अब प्रियंका को से राजनीतिक रूप से निपटने के लिए ये क्या करने वाली है ये पार्टी? और उधर मैंने जैसे प्रारंभिक सवाल उठाया, क्या ये भाई बहन की जोड़ी मुकाबला दे पाएगी? बहुत रेलिवेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी ही चलाती है। यहाँ सीटों का बंटवारा हो या पदाधिकारी तय करने हो या कांग्रेस को चलाना हो, प्रियंका ही तय करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए भी ये डिबेट रेलिवेंट है। कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और इंडिया गठबंधन के सारे नेता
जिसमें अखिलेश यादव जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, MK स्टालिन साहब हैं, ठाकरे साहब हैं, शरद पवार साहब हैं, तेजस्वी जी हैं, हेमंत जी हैं, सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब भी हैं। श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी संकट के समय में देश को आगे ले जाने में कामयाब होंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार हार रही है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करने आई थी, वह यहां की प्रभारी थी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई थी। तो मुझे लगता है कि 2 0 और 0 मिलकर किसी सफल व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं और देश के जाने माने पत्रकार नीलू रंजन जी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट सुनील शुक्ला जी भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूँ और मुझे बताइए कि अब तक आप लोग राहुल गांधी से तो निपट रहे थे, अब प्रियंका भी आ गई हैं, क्या करेगी आपकी पार्टी? देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र में जो भी चुनाव जीत कर आता है और देश के उच्च सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, उसका स्वागत है। जनता ने उन्हें साउथ से जिताकर भिजाया है, ठीक ठाक राहुल जी से ज्यादा वोट से जीत कर आई है और संसद में वो सदस्य हो गई हैं। मुझे लगता है लोकतंत्र में ये भावना रहनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति चुनाव जीत कर आया है और एक दूसरी पार्टी का है वो स्वागत करते हैं। लेकिन जहां तक बात रही कि प्रियंका गांधी का सामना भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी, मुझे लगता है पिछले काफी सालों से उत्तर प्रदेश में वो पर्दे के पीछे सक्रिय नहीं, चाहे अपनी माँ का चुनाव या भाई का चुनाव या उत्तर प्रदेश की तमाम गतिविधियां। जब उन्हें पदाधिकारी बनाया गया तो उत्तर प्रदेश ही वो देखती थी। और मुझे लगता है कि जो अभी आपने कहा कांग्रेस अपने संक्रमण काल से गुजर रही, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और उस अस्तित्व के संकट पे यदि सोनिया गांधी साउथ से जीत के आई है तो मुझे लगता है कि इधर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी अगर साउथ से जीत के आई तो उत्तर प्रदेश पे उनका कोई इंपैक्ट न पहले पड़ा है और न आगे पड़ने वाला है। जहां तक बात है कि पूरे का पूरा परिवार संसद में पहुंच गया है, अभी जीजा जी बाकी है, उनको भी पहुंचा लीजिए, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। कांग्रेस बेसिक जड़ों से कट गई है, उसके पास ना कार्यकर्ता है, ना संगठन है और ना भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने कुछ। बैसाखियों के सहारे अगर आप कहीं लड़ रहे हैं तो बैसाखियों वाला आदमी कभी भी मजबूत नहीं माना जाता। बैसाखियों के सहारे आप थोड़ा चल सकते हैं लेकिन लंबा सफर तय नहीं कर सकते। शुक्रिया आपका वाजपेयी जी। मैं उमाशंकर पांडे को इनवाइट करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो फाइनली सारे सेनापति मैदान में, अंतिम कार्ड है आपका ये? देखिए ब्रजेश जी, राजनीति में कार्ड नहीं होते, राजनीति में सेवा होती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों को कार्ड समझती है, राजनीति को सत्ता का मलाई समझती है। कांग्रेस पार्टी राजनीति को सेवा भाव के रूप में ही लेती है। अच्छा, आप सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। कांग्रेस पार्टी ने सेवा और सेवा में बलिदान भी किया है, त्याग भी दिया है, लेकिन मैं उस पर अभी जाऊंगा ब्रजेश जी। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के लिए सच में एक बड़ा दिन है। कांग्रेस पार्टी ने 2 लोकसभा चुनाव के बाद आज प्रियंका गांधी जी के शपथ के साथ ही हमारी लोकसभा में सीटों की संख्या जो है वो शतक पार कर गई, शुभ संख्या पर पहुंच गई। नांदेड़ और वायनाड 2 जीत के हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ जो है तो कितना 101? हाँ बिल्कुल, शुभ संख्या पे पहुंच गए हैं और तीसरे अंक में पहुंच गए हैं। प्रियंका गांधी जी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए वो लोकसभा में पहुंच गई हैं। झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री जिसको भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक कुचक्रों और षड्यंत्रों का शिकार बनाकर जेल में डालने का काम किया था, वो आदिवासी मुख्यमंत्री ने भी झारखंड में शपथ ले लिया। एक दलित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने आज प्रियंका गांधी जी को लोकसभा में शपथ लेने का आशीर्वाद देकर उनको आगे बढ़ने की शुभकामना। प्रियंका 2014 में यहाँ थी, प्रियंका 2017 में थी जी, 19 में थी, 22 लड़ी। 5 चुनाव हारने के बाद 6वें चुनाव में आप सिर्फ 6 सीटें जीत कर ले गए। क्या यही सक्सेस रेट, स्ट्राइक रेट प्रियंका गांधी का है? और इस स्ट्राइक रेट के साथ वो कैसे मुकाबला करेंगी बीजेपी का? आप इसको इस तरह से कह सकते हैं और मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जब प्रियंका गांधी जी आई
या राहुल गांधी जी जब राजनीति में आए तो हम 44 से शुरुआत किए। उत्तर प्रदेश में हमारे 2 सांसद, 0 सांसद से हम पार्टी को 6 सांसद पर प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी लाए हैं। 44 हम 2014 में थे, आज हम 102 तक पहुंच गए हैं। हमारे 29 राज्यसभा के सांसद हैं। और अभी आप कह रहे थे कि जहां कांग्रेस डायरेक्ट मुकाबले में लड़ती है वहां हार जाती है। ब्रजेश जी, कर्नाटक में भी हम भाजपा से डायरेक्ट 1 to 1 लड़े थे, तेलंगाना में भी 1 to 1 लड़ रहे थे, हिमाचल में भी हम भाजपा से ही 1 to 1 लड़ रहे थे और इनको ढंग से परास्त किया। जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन लड़ रहा था? हाँ, हरियाणा में कौन लड़ रहा था? यही आप डायरेक्ट से हार गए। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं 3 हमने जीतने का उदाहरण दिया, 3 आपने हारने का उदाहरण दे दिया। तो ये इसका मतलब कि जो आप कह रहे हैं वो बात सही नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी सही है पांडे जी, 50-50 हो गया ना। आपने 3 उदाहरण दिया, 3 राज्यों का उदाहरण हमने दिया कि हम आमने सामने भाजपा को परास्त करके, और छोटे बड़े राज्य का भी मामला नहीं है। आप कर्नाटक, ये सवाल आपको विचलित करता है? ना, बिल्कुल नहीं विचलित करता। हम लड़ रहे हैं आमने सामने के मुकाबले में। एक और राज्य आपने हारा है, उत्तराखंड। बिल्कुल हारे होंगे, मैं कह रहा हूं। बिल्कुल, आपने कहा यह संक्रमण काल है, मैं कह रहा हूं नहीं, संक्रमण काल से निकल के अब हम भारतीय जनता पार्टी को जो 400 का नारा दे रहे थे मोदी जी, उनको हमने रोका 240 पर। और अगला चुनाव आप आने दीजिए, मोदी जी को हम लोग सत्ता से बाहर भाई करने बहन में की जोड़ी सफल ही मुकाबला करेगी। देखिए 2014 में जाइए, राहुल गांधी जी 44 सांसदों के साथ थे और मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आए थे और राहुल गांधी जी ने 44 सांसदों के दम पर भूमि अधिग्रहण कानून उनको वापस लेने पर मजबूर कर दिया। मोदी जी का दूसरा कार्यकाल देखिए, 3 काले कानून किसानों की जमीन हड़पने के लिए मोदी जी लेकर आए थे और 52 सांसदों के दम पर राहुल गांधी जी ने मोदी जी को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। अब प्रियंका जी भी हैं, अब राहुल गांधी जी भी हैं, हमारी 100 के ऊपर सांसदों की संख्या है। ये परेशानी और पेशानी पर बल मोदी जी का होगा। उनको आपके चैनल के माध्यम से या हीरो वाजपेयी जी से कहिए, अब टैबलेट उनका बढ़ा। आपके पास जो रिजर्व फोर्स थी, रिजर्व सेनापति थे, वो तो आपने वो भी अब मैदान में ला दिया है। अब आपके पास कोई तुरुप का इक्का नहीं है पांडे जी। राजनीति में तुरुप का इक्का, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा आपका? नहीं ब्रजेश जी, राजनीति में तुरुप का इक्का देश की जनता और जनता के मुद्दे होते हैं, जो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस मिलके कर रहा है। और इसीलिए आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के सामने जो तरह तरह की समस्याएं आ रही, जो आगे अडानी और तमाम लोगों की पोल अब खुलने लगी है, जो पहले 10 सालों में कम खुल रही थी, अब तो खुल के चीजें सामने आ गई, एक्सपोज हो रहे हैं मोदी जी। कभी ये सोचते हो कि ये कैसे जीतता चुनाव हरियाणा में हार गए? कभी ये बात रात में सोने से पहले विचार करते हो कि ये महाराष्ट्र कैसे हार गए? कभी विचार आता है मन में? हाँ बिल्कुल आता है। देश की जनता के सामने भी वो है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कहा कि हम बैलेट की पदयात्रा निकालेंगे, ये बगैर मंथन के नहीं आया है। तो झारखंड में मना कर दो कि हम नहीं चाहिए जीत। हाँ बिल्कुल, वो करना चाहिए। मना कर दो, नांदेड़ भी वापस कर दो। मुझे लगता है कि लोग यही प्रोटेस्ट होगा आपका। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ऐलान कर दिया कि हम बैलेट की पदयात्रा निकालेंगे। ईवीएम, अभी महाराष्ट्र के एक गांव का वीडियो वायरल हो रहा है, गांव में 500 लोगों ने वोट डाला। और सुन लीजिए, मेरी बात सुन लो जी। नांदेड़ में आप 15-16 वोट से जीते हो, ईवीएम से ही तो जीते हो। हाँ बिल्कुल, ये आप वायनाड किस पे जीते हो? बिल्कुल 4 लाख वोट से ज्यादा ईवीएम से। झारखंड किस पे जीते हो? ईवीएम पे। उत्तर प्रदेश में 6 सांसद किस में चुन के गए? ईवीएम से। तो ईवीएम नहीं पसंद है, नमस्ते कर लो, इस्तीफा दे दो। अब आप सुन लीजिए ब्रजेश जी, ये प्रश्न बहुत उठता है सारे टीवी डिबेट में, लोग यही कहते हैं भाई वहां ईवीएम से जीते, भाई वहां। ब्रजेश जी, चोर भी जब चोरी करने जाता है तो पूरा शहर थोड़ा ही लूट लेता है। ये पॉइंट सुन लीजिए, पूरा शहर नहीं लूट लेता, ठीक है कुछ 1, 2, 3, 4 घर। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, करता है पांडे जी, उसमें अपने सारे हथियार पकड़ता है, फिर 1, 2 घर लूटता है, पूरा शहर थोड़ा ही लूट लेता है। काफी एक्सपीरियंस है आपके पास। नहीं, चोरों को पकड़ने का तो कांग्रेस पार्टी को लंबा। नीलू रंजन जी को बुलाएं। नीलू रंजन, किसी चोर ने पूरा शहर लूटा हो तो बता दीजिए, हर घर में सेंधमारी कर दी हो तो बताइए। मैं आपके अनुभव के अप्रिशिएट किया पांडे जी, कहाँ मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो नीलू रंजन जी को बुलाना चाह रहा था डिबेट में। सर आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। प्रियंका गांधी फाइनली अब मैदान में है, लोकसभा आ गई हैं। अब आपको लगता है कांग्रेस स्ट्रेंथन होगी पार्लियामेंट के भीतर?
बीजेपी को नए सिरे से प्लानिंग करनी पड़ेगी, या फिर प्रियंका गांधी कोई चैलेंज नहीं है बीजेपी के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रियंका गांधी का आना निश्चित रूप से चैलेंज है, और खास तौर पे एक संवेदनशील आवाज़ जो होना चाहिए विभिन्न मुद्दों पे, वो एक संवेदनशील आवाज़ सुनाई देगा वहाँ पे प्रियंका गांधी के रूप में। आपने देखे हैं, मतलब जो हमारा अनुभव है पिछले 10 सालों का, जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अन्य नेताओं को हमने देखा है कि प्रियंका गांधी जब भी मुद्दे उठाती हैं तो एक संवेदनशील तरीके से आती हैं, जनता के दिल को छूता है। और आपने अभी अमेठी में, रायबरेली में जो चुनाव प्रचार था उनका, वो भी आपने देखा है। तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, लेकिन वो फर्क कितना पड़ेगा वो अब 1-2 दिन में, जब अगर डिबेट शुरू होती है, कुछ बात उठती है, तो प्रियंका गांधी कैसे करती है, जनता उसको कैसे लेती है। क्योंकि अब डिबेट सिर्फ वहाँ नहीं होता है संसद के भीतर, सिर्फ लोकसभा में नहीं बोलेंगी वो उस वक्त पूरा देश सुन रहा होगा, और फिर उसके क्लिप जो है सारे सोशल मीडिया पे वायरल होंगे, और हर लोग सुनेंगे कि प्रियंका गांधी उनके मुद्दों को कैसे उठा रही है। देखिए, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या अभी जो रही है वो ये रही है कि जो मुद्दे उठा रही हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं से जनता से चिपक नहीं रही है, और जब मुद्दे चिपकते हैं तो उसका परिणाम दिखता है। 2024 का अगर लोकसभा का चुनाव देखें तो संविधान बदल देंगे। ये जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, विपक्ष ने उठाया, ये मुद्दा जो है लोगों के दिल को छू गया कि हाँ, सचमुच में अगर 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल सकते हैं। ये उनको भरोसा हुआ कि हाँ, कांग्रेस सही कह रही है, तो 240 पे बीजेपी आ गई। तो जो मुद्दे उठा रहे हैं, अगर मुद्दे ऐसे आप उठाएं जो लगे जनता को कि हाँ, ये सही मुद्दे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उनके हित जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से जनता साथ में आएगी। और मुझे जो लग रहा है कि राहुल गांधी जिस ढंग से आक्रामक तरीके से बोलते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं, वो जनता सुनती तो है, उनके लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन जो दिल को छूने वाली बात होती है, जो आपके जहन में बैठ जाए, आपके लगे कि हाँ, हमारी आवाज आ रही है, वो नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद वो चीजें हो पाएंगी। पर प्रियंका गांधी का आप पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड पीछे देखें तो ऐसी कोई बहुत मैसिव विक्ट्री भी उन्होंने अपनी पार्टी को, या बहुत कोई इंप्रेसिव विक्ट्री भी नहीं दिलाई है। खासतौर पर बीजेपी जब इमर्ज हो रही है, मैं 2014 से अगर कैलकुलेट करूं नेक्स्ट 10 ईयर 2024 तक, एक 2024 के जनरल इलेक्शंस को आप छोड़ दें तो नहीं, देखिए, उसमें जो कमजोरी है वो कांग्रेस के संगठन की है। कांग्रेस के पास बूथ लेवल पे या कहीं भी, अगर उत्तर प्रदेश लेते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में 22 में थी, पहले भी उत्तर प्रदेश देखती रही प्रियंका गांधी, तो वहां कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। जो गिने चुने नेता हैं वो अपने आलिशान कमरे में बैठते हैं, वो अपना बयान दे देते हैं, चैनलों पे आगे खड़े बैठ के अपना बोल देते हैं, लेकिन जनता के बीच जो काम है, जनता तक जो संगठन पहुंचाना है, गांव-गांव में जो कांग्रेस का एक होना चाहिए, कार्यकर्ता होना चाहिए, वो सिरे से गायब हो गया है। और आज गायब नहीं हुआ है, पिछले 30-40 सालों में धीरे धीरे सब खत्म हो गया है उसका। तो वहां पे जहां पे आपके पास सैनिक ही नहीं हो, तो सेनापति कितना भी मजबूत हो जाए, वो अकेले जंग नहीं जीत सकता है। जंग जो लड़ाई होती है वो जमीन पे तो सैनिक ही लड़ता है, सेनापति सिर्फ नेतृत्व करता है। तो जो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसके पास सैनिक बचे ही नहीं है, तो सेनापति कितना भी मजबूत हो जाए नहीं कर सकता कुछ भी। मैं तो कह रहा हूं कि आम जनता के बाद लोकतंत्र में जो होता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं, कुछ ऐसी चीजें लाते हैं जो जनता के दिल को छू जाए, जनता को लगे कि हाँ, ये हमारी बात हो रही है, और ये अगर इन्होंने किया तो इनके साथ हम देंगे, नहीं तो जनता बहुत साथ देती है। बीजेपी के लिए रास्ते आसान होंगे? नहीं, देखिए, रास्ता कोई आसान नहीं होता है, हर चुनाव अलग होता है, और हर चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, जनता की जो चीजें होती हैं हर स्टेट में वो अलग अलग होते हैं। इसी चुनाव में लोकसभा में आप देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में कुछ और नतीजे रहे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बाकी राज्यों में, उड़ीसा में कुछ और नतीजे रहे। तो जनता किन चीजों पे किस रूप में रिएक्ट करती है, संगठन किस राज्य में किसका कितना मजबूत है, क्या क्या वहां पे जातीय और धर्म के समीकरण बन रहे हैं, वो बहुत सारी चीजों पर चुनाव का जो है वो नतीजा निर्भर करता है। लेकिन एक मास अपील जो है वो महत्वपूर्ण होता है, जो आम जनता को अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन सबको एक छुए, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है प्रियंका गांधी उसमें कुछ ज्यादा सफल होंगी राहुल गांधी की तुलना में। बहुत शुक्रिया सर। मैं दीपक रंजन जी को इन्वाइट करता हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तो अब राहुल अखिलेश की जो जोड़ी थी, तो उसमें एक तीसरा पॉलिटिकल पार्टनर भी जुड़ गए?
देखिए विजय जी, क्या ये लोग नहीं कुछ ठीक कर पा रहे थे संसद में, जो तीसरे की जरूरत पड़ गई आप लोगों को? देखिए विजय जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी इंडिया ब्लॉक से जो है वो लोकसभा चुन करके पहली बार सदन पहुंची है। मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं समझता हूं कि जनता के मुद्दे वो लोकसभा में सदन पर रखेंगी, सदन के पटल पर रखेंगी। देखिए लोग सारी डिबेट चैनल में मैं देख रहा हूं, भाई बहन की जोड़ी, भाई बहन की जोड़ी। अरे सभी भाई बंधु हैं, कौन ऐसा है कि जो भाई नहीं है? या अखिलेश जी को कहाँ से, जो भाई जब सीट खाली थी, अभी तो प्रियंका जी को आने में बहुत देर हो गई। मैं समझता हूँ बहुत पहले इनको सदन पहुंच जाना चाहिए था, लोकसभा पहुंच जाना चाहिए था। अभी आपने ही कहा कि पर्दे के पीछे से स्ट्रेटजी बनाने में, अब तो फ्रंट फुट पे है वो। तो चिंता करें भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग अभी इंडिया ब्लॉक के लोग, हो सकता है कि हमारी संख्या 2 से कम थी, अभी तो 2 संख्या और बढ़ गई, तब हम लोग इतना ज़्यादा जो इनको चिंतित किए हुए थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अभी आपने उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट देखा हो, यहाँ पे तो बुलेट वर्सेस बैलेट का चुनाव था, यहाँ पर बुलेट जीत गया, बैलेट हार गया। तो ये सब सारी चीजें अब नहीं हो पाएंगी। और देखिए इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, जनता जब के आप मुद्दे। हारते हो तभी फाउल गेम क्यों कर बोलते हो? जब जीतते हो तब सही चुनाव होता है। देखिए हम 80 अभी जीत के आए हो जनरल इलेक्शन, वो ठीक था। 80 की 80 लोकसभा और 403 की 403 विधानसभा जीत जाए, तब भी हम समाजवादियों की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग जो सदैव उठती रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से कुंदरकी में, किस तरीके से मीरापुर में, किस तरीके से और अन्य जो है विधानसभा उपचुनाव सीटों में किस तरीके से उन्होंने जो है धांधली की, किस तरीके से उन्होंने गुंडई की, किस तरीके से नंगी रिवॉल्वर लहराया। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे खराब, सबसे गंदी कोई फुटेज या सबसे शर्मसार कर देने वाली, शर्मनाक कर देने वाली फोटो अगर कोई आई थी, जिसमें एक दरोगा जो है वो नियति महिलाओं के ऊपर रिवॉल्वर ताने हुए, पिस्टल ताने हुए। आखिर ये नजीर क्या पेश करना चाहते हैं? ये बताना क्या चाहते हैं? दिखाना क्या चाहते हैं? ये सदन चल रहा है, सदन में आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल है? नहीं, हम हैं, क्यों नहीं? इंडिया ब्लॉक के साथ हम लड़े, 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े। ये बाईपोल तो नहीं लड़े आप साथ? नहीं, बाईपोल में देखिए, बाईपोल में कांग्रेस चूंकि महाराष्ट्र ऐसा लगता है कुछ अनकंफर्टेबल रिलेशन है आप लोगों में? नहीं, कोई अनकंफर्टेबल नहीं है, दोनों लाइक माइंड हैं और सबका मोटो एक है, उद्देश्य एक है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता को निजात दिलाना। ये सही है। एक चीज मैं जोर कहना चाहूंगा ब्रजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है, वहां पर क्षेत्रीय पार्टी को, रीजनल पार्टीज को आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां जहां पर कांग्रेस जो है, जैसे महाराष्ट्र में भी ज्यादा सीटों के लिए ज्यादा सीट, कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पार्टी को आप नसीहत दे रहे हैं? नहीं, हम नसीहत नहीं दे रहे, हम दे तो ही रहे हैं, सामने नहीं, सामने दे रहे हैं। तो हम तो उस पे दे रहे हैं, बिल्कुल आपके खुले उस पे दे रहे हैं, आपके डिबेट में दे रहे हैं, आपके डिबेट के माध्यम से दे रहे हैं। मैं कोई नसीहत हम नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा, दिल्ली में आप उनके जूनियर पार्टनर हो, आप उनको नसीहत दोगे? कहां पे? हमारे तो देखिए महाराष्ट्र, हमारा तो 100% रिजल्ट रहा। इंडिया ब्लॉक ने हमको 2 सीटें दी, हमने दोनों सीटें जीती महाराष्ट्र में, 2 सीटें हमने जीती नहीं। मतलब कांग्रेस अपने कारणों से? नहीं, ये कारण का देखिए, ये कारण का नहीं, जो दिल में है बता दो। ये कारण का एनालिसिस ये कर रहे हैं, एनालाइज ये कर रहे हैं। हम लोग इनके साथ हैं, हम लोग की जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग इनके साथ हैं। लेकिन जाहिर सी बात है भाई, उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी आ गई थी। समाजवादी पार्टी 63-62 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। अच्छा, मैं इसको ये समझूं कि कांग्रेस जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत होते हैं, आपके सड़क खोद लेती है कांग्रेस? नहीं, देखिए ऐसा नहीं। जो रिजल्ट जो दिख रहा है, आप देखिए, आप झारखंड का रिजल्ट उठा करके देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर, तो बड़ी मिर्ची लगी जब मैंने इनसे ये बात कही, पांडे जी से, तो नहीं, कैसा उछल रहे थे? देखिए मिर्ची, इनको मैं यही कहा कि भाई सीधे मुकाबले में हार जाते हैं। देखिए इनको मिर्ची नहीं लगी, पांडे जी 3-4 हरी मिर्ची खा ली। आपने जो बोला इसका मैसेज पूरे दूरगामी तक गया होगा, इनकी पूरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तक गया होगा। ऐसा नहीं है कि ये मैसेज नहीं गया। लेकिन अच्छा, आपको बड़ा मजा आ रहा है कांग्रेस की खिंचाई होती है तो, है ना? दिल में जैसे कोई ठंडक पहुंचती है। हमें मजा, इसीलिए मैंने कहा कि रिलेशन अनकंफर्टेबल है आपके। कोई देखिए, अगर 2 भाई भी हैं, अगर सगे भाई भी हैं, अगर कहीं से कुछ आपस में बैठ करके हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी भी हमको तो आप तो ये कह रहे हो कि कांग्रेस अपने कारणों से हरियाणा महाराष्ट्र? मैंने तो कारण का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो ये कहा कि जाहिर सी बात है कि जहां पे जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, आपने भी तो कहा, आपने भी तो इसमें कांग्रेस को राय दे रहा है। मैं पत्रकार हूं, मैं कुछ भी आप बोलूं, आप उनके राजनीतिक दोस्त हो। अच्छा, मैं भी तो आप बोलोगे तो खबर बनेगी। नहीं ब्रजेश जी, मैं भी तो एक राजनीतिक दल का हिस्सा हूं, राजनीतिक दल का प्रवक्ता हूं। हीरो वाजपेयी बोलेंगे, मैं अपनी पार्टी को लेकर के जो चीजें दिख रही हैं वो किसी से छुपी नहीं। आप खुद बता दीजिए ना, जम्मू कश्मीर का रिजल्ट, आप वहां का झारखंड का रिजल्ट देख लीजिए। तो आप ये चाहते हो कि कांग्रेस को चाहिए कि वो पीछे रहे और क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ा के? भाई देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस देखिए नेशनल पार्टी है और
बात मोदी के चेहरे था। लोकसभा में चुनाव मोदी का ही तो चेहरे पे लोग वोट दे रहे थे, मोदी को लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे थे, फिर संख्या बल इतनी कम क्यों रही? ये सीटों एक सांसद वाली पार्टी को आप ऐसे पाठशाला दे रहे हो जैसे वो कल के बच्चे हों। कौन एक सांसद? अरे बड़ी पुरानी 125 साल पुरानी अरे पार्टी कौन एक कांग्रेस। सांसद? कांग्रेस का एक सांसद है इनके? कहाँ पे 101 सांसद हैं। हाँ तो 101 सांसद कम होते हैं उनको क्या? सलाह दोगे आप इस अरे तरह? हम कहाँ सलाह दे रहे हैं इनको? दे ही रहे हो। ना मैं सलाह देके कोई नहीं दे रहा हूं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जो आपने कहा मैं उस बात पे कह रहा हूं कि जो चीजें दिख रही हैं, जो चीजें सामने हैं, उस चीज को मैंने आपके डिबेट के माध्यम से मैंने मतलब कहा। 2 चुनाव कांग्रेस हार गई तो आप उसके ऊपर ताना मारोगे, तंज कसोगे? कैसे दोस्तों? अरे हम कहाँ ताना, इनको कौन सा मैंने मार दिया? अगर किसी से कोई बात करना ना पाए बाबा ना कोई प्लीज। ताना मारना आप है पानी में तो लाठी बात- मार रहे हैं। हैं? पानी में लाठी ये मार अनिल दुबे का डायलॉग वो है लाठी आपका। पड़ेगी नहीं, नहीं, वो नहीं, लाठी ये तो लाठी एक नहीं कहावत पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। मैं सुनील शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, राजनीतिक मामलों के जाने माने पत्रकार हैं। शुक्ला जी स्वागत आपका, धन्यवाद। फाइनली प्रियंका गांधी भी मैदान में है। अब भाई बहन की जोड़ी लोकसभा के भीतर है। क्या ये लोग सक्षम हैं कि ये मोदी योगी का, मोदी अमित शाह का, या बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर का, जो झटका खाने के बाद फिर 2 स्टेट कब्जा करके बहुत ताकतवर हो गई है, ये कैसे लड़ पाएंगे उनसे? धन्यवाद विजय जी। प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति से कोई पहली बार शामिल हो रही हो ऐसा तो नहीं है। संसदीय राजनीति में वो पहली बार आ रही हैं और ऐसे समय पे आ रही हैं जब संघर्ष की आवश्यकता है। आप सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आ रहे हैं, और आने वाले अभी 2-4 वर्षों में कोई इस बात की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती कि आप सत्ता का सुख भोग पाएंगे। ऐसे में आप संसदीय राजनीति जब प्रवेश करते हैं तो इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने अब तक के अपने राजनीतिक कैरियर में जब भी अपने माँ और भाई के चुनाव के प्रबंधन के साथ साथ जब से विपक्ष में इस 2014 से आई है पार्टी, तो जिन जिन मुद्दों पर, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे देश के किसी भी कोने में जो मसला उठा हो, वहां पे लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी एक ऐसे नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है जिन्होंने लोगों के साथ एक पब्लिक कनेक्ट बेहतर किया। पब्लिक कनेक्ट कांग्रेस के किसी भी नेता की तुलना में, मैं राहुल गांधी की तुलना में कहता हूं कि उनका बेहतर है और एक बेहतर संवाद कायम कर लेती है। तो संघर्ष के दौर में पार्टी की राजनीति में उतरना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती के रूप में आ सकती है। और एक मामले में और भी कांग्रेस आगे अपनी बढ़त दिखा सकती है कि महिलाओं को आगे लाने में कांग्रेस कम से कम भारतीय जनता पार्टी से आगे है। आज तक अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी बड़े महिला नेता को बहुत आगे नहीं किया। मध्य प्रदेश में गैर कांग्रेस राजनीति का श्रेय उमा भारती को दिया जाता है। आज वो कहाँ है? 1 साल भी राजनीति नहीं करने दिया उनको। 2014 में पार्टी सत्ता में आई, सुषमा स्वराज एक प्रतिष्ठित नेता रही है। विपक्ष में लोकसभा विपक्ष के नेता के रूप में पूरे देश में उन्होंने सम्मान अर्जित किया। क्या उनकी स्थिति हुई आपके सामने है। आप अपने प्रदेश में देख लीजिए, हम और आप रहते हैं किसी भी राज्य में, तो दलितों और महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी का रवैया जो रहा है ये सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी आज तक अपने इतिहास में किसी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाई। तो इस लिहाज से भी एक महिला को आगे करके भारतीय जनता पार्टी के तुलना में कांग्रेस एक बढ़त लेती हुई दिखाई। पर आप अगर पिछले उदाहरण देखें तो आप पाएंगे कि प्रियंका गांधी, अगर मैं उत्तर प्रदेश को ही टेस्ट केस के तौर पर देख लूं, एक बैटलफील्ड के तौर पर देख लूं, तो प्रियंका गांधी 14, 17, 19, 22 नो रिजल्ट। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी 1996 के पहले कोई चुनाव नहीं जीती थी देश में। भारतीय जनसंघ थी, नहीं जीती। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। उस आपके अनुसार तो उनका दरवाजा बंद हो जाना चाहिए था, फौज फाटक लेके अपने घर चले जाते। और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता संग्राम में उतरे तो 1942 के पहले किसी आंदोलन में नहीं सफल हो पाए। तब तो उनको कुछ नहीं करना चाहिए था। असफलताओं के आधार पर, सफलताओं के आधार पर आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। आज तो लोकसभा में प्रियंका का आना ये विपक्ष को मजबूत करेगा या फिर ये एक सिर्फ जोड़ी होगी, मतलब मीडिया के आकर्षण का केंद्र? विपक्ष को मजबूत करेगा। एक आक्रामक नेता के रूप में उनकी पहचान बननी चाहिए जी। इसलिए बननी चाहिए कि कम से कम वो मुद्दों के साथ लोगों के साथ जुड़ती हुई दिखाई पड़ी हैं अब तक। और आज जब अगर तो प्रियंका गांधी 2004 में भी आ सकती थी, 2009 में भी आ सकती थी और सत्ता में रहती, लेकिन उस समय भी उन्होंने इस पार्टी की भी राजनीति करते। आप याद कीजिए, हम लोग कितनी बार लोगों ने की, उन्होंने हमेशा कहा कि मैं केवल अपने माँ और अपने भाई के क्षेत्र तक चुनाव प्रचार तक में सीमित हूं, इसके अलावा मेरी कोई भूमिका नहीं।
जी। और अपने नेतृत्व, अभी हाल के जब दिनों में जब उनका उद्भव होता है, तो हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रियंका गांधी के देखरेख में लड़ा गया, पार्टी जीत करके आई। उस सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी प्रयास कर लिए, थैंक यू सर। तभी आज भी सरकार बनी हुई थे। जी, बहुत शुक्रिया। मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या ये आपको लगता है कि भाई बहन की जोड़ी ये बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी, और प्रियंका के आने से क्या कुछ स्ट्रेंथन होगा अपोजिशन लोकसभा के भीतर, या फिर ये सिर्फ एक मीडिया अट्रैक्शन के सिवा कुछ नहीं होगा? कांग्रेस का रिवाइवल क्या उत्तर प्रदेश में संभव है? देखिए, प्रियंका गांधी को ये बात जरूर है कि उनको सियासत में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। इसको बहुत सारे लोग मानते रहे हैं, और प्रियंका गांधी की जो फैन फॉलोइंग है, जो उनकी स्वीकारोक्ति है और स्वीकार्यता है, वो स्वाभाविक है कि एक महिला होने के नाते भी ज़्यादा रहती है। और कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हैं आज के दौर में, उन सब पे वो आगे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन है और बड़ा घटनाक्रम है कि अब भाई बहन की जोड़ी दोनों संसद में रहेगी और वो मुकाबला करेंगे भाजपा के सामने। ब्रजेश जी, जब चर्चा तो कांग्रेस और भाजपा की लेकर बहुत हुई, लेकिन आप इतिहास में देखें तो जोड़ियों ने बहुत सारे कमाल किए हैं। चाहे गांधी नेहरू की जोड़ी रही हो, चाहे नेहरू पटेल की जोड़ी रही हो, अटल अडवाणी की जोड़ी हो, या आज मोदी और अमित शाह की जोड़ी है। और हमारे समाज में तो ये कहा जाता है कि जोड़ियों के मिलने से ग्रह नक्षत्र तक बदल जाते हैं, शादी की जोड़ियां बदलने से किस्मत बदल जाती है बनने से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। तो आज इस पर चर्चा होना बहुत मौजू बात है, क्योंकि इस देश की सियासत में जोड़ियों का महत्व हमेशा रहा है। आज जो जोड़ी शीर्ष पर है इस देश में, उसके सामने सिर्फ एक चुनौती है, वो है उम्र की चुनौती। मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस देश में अभी आने वाले वक्त में काफ़ी समय तक राज कर सकती है, अगर उम्र साथ देती जाए तो। लेकिन जिन जोड़ी को लेकर आज ये हम चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, इस जोड़ी के पास उम्र बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत मैटर करता है कि वो 10 साल, 15 साल, 20 साल सियासत में कब तक इंतजार कर सकते हैं अपनी बारी आने का। तो ये इस देश का एक स्वभाव भी रहा है कि वो युवा जोश को पसंद तो करता है, लेकिन बागडोर हमेशा उम्रदराज लोगों के हाथों में देता है। तो युवाओं का काम, उसकी सराहना होती है, लेकिन वो चाहता है कि कोई प्रौढ़ व्यक्ति, कोई उम्रदराज और समझदार, मैच्योर और कहा जाए अनुभव वाला आदमी इस देश का नेतृत्व करे। ये एक वोटर की एक देखिए हमेशा से एक सोच रही है इस देश में। और आज कांग्रेस की जो दुर्दशा है, वो दुर्दशा 2004 और 2009 की जो लंगड़ी सरकार थी उसकी देन है। मनमोहन को लेकर जो मौन मोहन कहा गया, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, जो भर्ती घोटाले हुए, तमाम सारे रेलवे से लेकर हर जगह, वो सब लोगों के जहन में इस तरह से बैठ गया कि राहुल गांधी चाहकर भी कांग्रेस का उत्थान नहीं कर पाए। मोदी आज देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण कि देश के जनमानस का वो गुस्सा है जो कांग्रेस सरकार के पिछले 2 शासनकाल में पनपा था, और उसी का खामियाजा आज तक कांग्रेस को भोगना पड़ रहा है। ब्रजेश जी, जब मोदी युग का आगाज हुआ तब अमित शाह को लोग उतना नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई 2014 में, तो उसी के साथ साथ अमित शाह भी इस देश के राजनीतिक फलक पर एक बड़े नेता के तौर पर चमके और वो बढ़ते गए आगे। भाजपा के महासचिव बने, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर वो केंद्रीय मंत्री बने। तो स्वाभाविक है कि वो एक जोड़ी बेमिसाल बनी और कामयाब बनी। अब जब ये जोड़ी एक नई आई है मैदान में, तो अब ये देखना होगा कि इस पर जनता कितना भरोसा करेगी।
लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के उस कल्चर में बदलाव लाना होगा जिसमें दरबारी लोगों के हाथों में व्यवस्था होती रही है। जी, कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने जो पदयात्राएं निकाली उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। अब प्रियंका के आने के बाद अगर वो कुछ ऐसा करती हैं तो शायद वो कुछ नया करिश्मा कर पाए, लेकिन समस्या हमेशा एक मूल बनी वही रहेगी कि कांग्रेस को अब डायरेक्ट जनता से संवाद रखना पड़ेगा। दरबारियों के भरोसे व्यवस्था नहीं चलेगी। क्या ये जो प्रियंका गांधी वाला पॉलिटिकल मूव कांग्रेस ने किया है कि अब पूरी फैमिली बाहर है, सब सेनापति उनके पास हैं, अब कोई रिजर्व में भी उनके पास नहीं है, जितनी स्ट्रेटजी थी, जितने सेनापति हैं, सब सामने हैं, अब क्या बीजेपी के लिए आसान है कांग्रेस से निपटना या फिर ये वाला दांव मुश्किल होगा? देखिए, हर चीज का एक उम्र होती है, एक समय है। भाजपा लगातार अब तीसरी सरकार में प्रवेश कर चुकी है। हो सकता है कि एक आध बार वो और सरकार बनाए, लेकिन आने वाले वक्त में पत्थर पर जब रस्सी लगातार घिसी जाती है तो निशान बन जाता है, और वही स्थिति देश की सियासत में भी है, दुनिया में भी है जी। तो कभी अगर बदलाव होगा तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही बदलाव करेंगे, और प्रियंका गांधी को महिला होने के नाते उनकी स्वीकारोक्ति ज्यादा है और इस बात का फायदा कांग्रेस को उठाना चाहिए। पत्ते खोल देने में कोई बुराई नहीं है जी। अभी तो बहुत टाइम है इनके पास लड़ने का। वो लड़ने के लिए अपने हथियार और मजबूत करें और सड़क पर उतरें और समय बिताएं। फिलहाल जी, बैठे हैं कांग्रेस के पांडे जी, ये भी जानते हैं, इनके लिए भी ये शेर है, बड़ा महत्वपूर्ण है, सुनिएगा कि जाके कह दो कोई सोलो से चिंगारी से कि फूल खिले हैं इस बार बहुत तैयारी से। लिख लो और पांडे अपनी हर सांस को नीलाम किया है मैंने, लोग आसान हुए हैं बड़ी दुश्वारी से, और शहजादे से मिलना तो नामुमकिन है, चलो मिल के आते हैं किसी दरबारी से। पांडे जी लिख लीजिएगा, बाद में कंप्लेन मत करिएगा। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी मौजूद हैं। वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज प्रियंका गांधी ने शपथ लेने के बाद मीडिया से बहुत संक्षिप्त बातचीत में एक मुद्दा उठाया कि बीजेपी से संविधान की रक्षा करनी है और संविधान की पालना करानी है। संविधान वाला टैग वो अभी भी आपके ऊपर लगा रही हैं। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी अगर इस तरह के आरोप लगाएंगी तो ये आपकी पार्टी को थोड़ा सा परेशान कर सकता है राजनीतिक रूप से? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है पूरे देश की जनता ने जो उन्होंने ये आरोप लगाया कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसमें जो उस समय नैरेटिव सेट किया था उसमें कुछ सफलता हासिल की थी, लेकिन धीरे धीरे जनता के मन से वो भ्रम उतर गया और बार बार झूठ का मुलम्मा नहीं चढ़ाया जा सकता। उसी का ये रिपरकशन है कि जनता हमको लगातार मैंडेट दे रही है, और मुझे लगता है लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और उसके मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए कि यहां जीत गए तो ठीक है और वहां हार गए तो गलत है। जहां जीते हैं वहां भी जनता ने आशीर्वाद दिया और जहां हारे हैं वहां हर राजनीतिक दल को ये मीमांसा करनी चाहिए कि क्या कमियां रह गई। मुझे लगता है कि अगर वो लोकतंत्र में लोकसभा में जीत कर आई हैं तो जो नैरेटिव उनकी पार्टी सेट करती है उसी पर वो चल रही है, कुछ नया नहीं कर रही। यही काम राहुल गांधी हर जगह कर रहे हैं, यही वो कह रही हैं। थोड़ा बोली हो या ज्यादा बोली हो, लंबा एक्सपोजर उनका हो चुका है राजनीति में, काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में सक्रिय रही और लगातार हर चुनाव दर चुनाव फेल होती आई। मुझे लगता है कि सबको लोकतंत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहिए, जनता के सामने जाना चाहिए, और जनता उनकी बात कितनी सुनेगी और कितनी नहीं ये देखिए बैलेट पेपर ही बताता है। मतदान से जो रिजल्ट निकलता है वही ये एहसास और आभास दिलाता है कि किस पार्टी की बात, किस नेता की बात या ईवीएम बताती है, गहराइयों से समझिए। बैलेट पेपर या ईवीएम उसको कह लीजिए, ईवीएम ही बताती है। ईवीएम बताती है, क्यों नहीं बताएगी ईवीएम? जब वोट ईवीएम के थ्रू देंगे तो ईवीएम ही बताएगी। महाराष्ट्र में जीते, झारखंड में हारे, ईवीएम ने ही बताया।
तो हमने दोनों नतीजे स्वीकार किए। अब तो कांग्रेस 101 सांसद हैं उसके पास लोकसभा में, आपका सदन में जीना मुहाल करेगी कांग्रेस। देखिए साहब, आपने सुना कि 44 और 52 थे तो क्या किया था? देखिए मेरे ख्याल से लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है, पर मुझे लगता है एक सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए। तो देश को आगे बढ़ाने की बात में जो सत्तारूढ़ पार्टी हो उसके साथ रहे, जहां मुद्दे नहीं समझ में आए वहां हल निकाले। केवल और केवल एक झूठ का नैरेटिव, देश की छवि खराब करने का नैरेटिव, इसके आधार पर अगर विपक्ष चलेगा तो मुझे लगता है लगातार ये चुनाव दर चुनाव इनको असफलता हाथ लगी है और फिर आगे असफलता हाथ लगेगी। पांडे जी ये तो कह रहे हैं आप लोगों की एक्टिविटी से देश की छवि खराब हो रही है। देखिए, देश की छवि तब खराब होती है जब देश में लोकतंत्र को समाप्त करके तानाशाही सरकार की स्थापना की जाती है। और यही कारण है कि आप देखिए, इनके एक भाजपा के प्रवक्ता ने एक बार एक टीवी डिबेट में इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला था और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही प्रवक्ता को हटा दिया और नरेंद्र मोदी जी माफी मांगते फिर रहे थे इस्लामिक कंट्रीज से। इससे देश की छवि खराब होती है। जब आप विदेश नीति में मजाक करते हैं, देश का मजाक बनाते हैं, विदेशों में जाकर आप कहते हैं कि 2014 के पहले भारत में पैदा होना एक शर्म का विषय था, इससे देश का जो गरिमा है वो गिरती है। जब आपके रुपए की कीमत लगातार घटती है, ये तो मोदी जी कहते हैं, तब देश की गरिमा गिर जाती है। आज डॉलर की कीमत 84 रुपए से ऊपर है, इससे देश की गरिमा गिरती है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अब मैं दूसरी बात कहता हूं ब्रजेश जी, देखिए तमाम बातें हैं और उन बातों का लब्बो-लुआब क्या है कि कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घट रही है। डाउनफॉल बीजेपी में आ रहा है, जो 303 सांसद थे वो 240 पर आ गए और हम 44 से 101 पर पहुंच गए। तो हम तो बढ़ रहे हैं और ये घट रहे हैं और संकट काल भी हम ही को कहा जा रहा है। ये देखिए, ये विरोधाभास। पर देखिए, जब समय ठीक नहीं होता है, आदमी हाँ, सफलता नहीं मिल रही होती है, तो दोस्त भी जो है वो बल्लम मारते हैं, चाकू पीछे लगाते हैं, तंज कसते हैं, बेइज्जती करते हैं। दीपक रंजन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, दीपक जी ने जो बात कही है उसमें कहीं भी विरोधाभास नहीं है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, प्रियंका गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, अगर आपको नहीं बेइज्जती फील हो रही, कोई बात नहीं। नहीं, ये सब लोग एकजुट हैं और इस भारतीय जनता पार्टी के माथे पर जो आप पसीना देख रहे हैं और तमाम चीजें मैंने पहले कहा, उसको शायद आपके दर्शक उतना नहीं समझ पाए, मैं फिर से कह रहा हूं उसको, और मैं दर्शक बहुत समझदार है, समझदार है, मैं उसको और एक्सप्लोर करता हूं, अपनी चिंता करो पांडे बाबा। हाँ, वही मैं उसको खुल के कहता हूं कि आखिर अडानी जी की जो लंका है, मोदी जी के सोने की खान से बनाई हुई अडानी की जो लंका है, ब्लॉकेज को पार नहीं करोगे ना, पूरे जहां पर अटक गए हो, खोखला हो रहा है। क्यों अपनी समस्या पहचानो पांडे जी, यही ब्लॉकेज है आपका। ब्लॉकेज नहीं है, यही बियॉन्ड अडानी भी इस देश में तमाम प्रॉब्लम है, उनको भी बात किया करो। नहीं प्रॉब्लम है, आपकी सुई वहीं अटकी है। अभी मैं सुन रहा था, आपने कहा कि इसको शेर को नोट कर लीजिए, मैं उस पर थोड़ा बताऊं। बात दरबारी की नहीं है। राहुल गांधी जी से ज्यादा इस देश के विभिन्न वर्गों से मिलता कौन है? राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करके देश के विभिन्न वर्गों, विभिन्न पूरे राज्य के लोगों से मिले। राहुल गांधी देना है। राहुल गांधी जी ने दूसरी यात्रा निकाली, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जवाब दो। और कभी कभी ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, कभी मछुआरों से मिलते हैं, कभी नाविकों से मिलते हैं। मोदी जी को कभी मिलते हुए देखा? ये बात इनको क्यों नहीं बता रहे हो अपने दोस्त को? देखिए, अखिलेश यादव जी बड़े लीडर हैं और हम सब ये बात समझते हैं। मैं नहीं, महाराष्ट्र में बिल्कुल आपने 2 सीटें ली, आप 2 सीट जीते। हरियाणा में आपने हमको समर्थन किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़े भाई के रूप में 17 में भी लड़ी और अभी जब चुनाव हुआ तब भी लड़ी। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मजबूत है, हम उसको सराहना करते हैं, हम साथ में जी। आपके गठबंधन के बिना यूपी में लड़े ये दीपक रंजन हार गए। ब्रजेश जी, जब दिल दिमाग सब मिले हुए बिना आपके लड़े, आप कोशिश करते रहिए। आपको मैं हम समाजवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सब एकजुट हैं, कोई अंतर नहीं है, हम एकजुट हैं। जीत की सीमा तक पहुंच के भी हम झंडा गाड़ के मोदी जी को हटा के दिखाएंगे। ओके, नीलू रंजन जी, अब आप मुझे बताइए सर,
कि क्या प्रियंका गांधी के आने से, और नांदेड़ और वायनाड की सीट भी कांग्रेस पार्टी ने जीती, अब पार्लियामेंट में उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। बीजेपी के लिए राज्य तो जीत लिया उन्होंने मैसिव विक्ट्री के साथ, मैसिव बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा का और महाराष्ट्र का, लेकिन संसद में उनके लिए अभी कोई बहुत इजी स्थिति नहीं होगी। नीलू जी। नहीं, देखिए, जहाँ तक नांदेड़ वायनाड का सवाल है, वो सीटें जीती नहीं, रिटेन की है, वो जीती हुई सीटें थी। तो थोड़ा सा एक बार गणित देखना पड़ेगा कि शायद लोकसभा में इनकी कांग्रेस की सीटें बढ़ी नहीं है, जो जितनी सीटें जीती थी उतनी ही रही हैं, कम नहीं हुई। चेक करो पांडे जी, बताओ। दूसरी बात यह है कि अगर लोकसभा में दोबारा चेक कर लो, तो एक बार चेक करके मुझे बताओ। लोकसभा में बढ़ी नहीं है, वायनाड भी इनके पास थी और नांदेड़ भी इन्हीं के पास थी, है ना, और दोनों उपचुनाव हुए हैं, दोनों में कांग्रेस रही है। जो बात रही प्रियंका गांधी की, तो देखिए, प्रियंका गांधी को एक बड़ा लीडर के रूप में कांग्रेस के अंदर पहले से भी लोग कहते रहे थे, बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि प्रियंका गांधी को लाया जाए। जो स्थिति कांग्रेस की हो रही थी राहुल गांधी के नेतृत्व में, वो ठीक नहीं थी, बहुत देर से आई। प्रियंका गांधी ने अपना जो दिखाया था जलवा, बिना राजनीतिक में आए, जब तक कोई चुनाव प्रचार भी नहीं करती थी, कोई किसी भी क्षेत्र का प्रबंधन भी नहीं थी, चुनाव प्रबंधन नहीं थी, तो आपको ध्यान होगा 2008 में अपने पिता के जो हत्यारे जो थी वो नलिनी, उससे मिलने पहुंची थी वो, और मिलने के बहुत दिनों बाद जो है ये खबर आई कि वो उनसे मिली थी, और उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट गया था, मैसेज इतना बड़ा गया था कि आप सोच नहीं सकते हैं, उस वक्त चर्चा का विषय बन गया था ये। तो प्रियंका गांधी में जो क्षमता थी उसका सही समय पे उपयोग नहीं हुआ है। अब इतनी देर हो चुकी है, कांग्रेस का आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल का जो राजनीतिक तेवर है, उसके संसाधन इतने कम, जो प्रियंका बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने पहले कहा कि बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ लोगों से कनेक्ट करती है। किसी के साथ आप खड़े होकर सिर्फ फोटो खिंचवा लेने से आपसे वो जुड़ नहीं जाता है। आप उसे किस अंदाज में देखते हैं, किस अंदाज में बात करते हैं, किस अंदाज में पुचकारते हैं, वो बहुत कुछ निर्भर करता है। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहा जाता है, और मैसेजिंग जो है वो राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है कि आप मैसेज क्या देते हैं। दीपक रंजन जी, आप आरोप कितना भी लगा लें, भाषण कितनी भी लंबी दें, लेकिन एक लाइन जो होता है वो बहुत बड़ा मैसेज दे देता है। जिसमें कम वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी माहिर थे, जब उन्होंने कहा था ना टायर्ड ना रिटायर्ड, और अडवाणी जी के नेतृत्व में ये चुनाव की प्रस्थान, तो वो जो एक लाइन जो होती है ना वो बहुत बड़ा मैसेज देता है। प्रियंका गांधी मैसेज देने में कहीं बहुत आगे है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। जब कांग्रेस को लग गया कि तीसरी बार हार गए हैं, अब कोई उपाय नहीं बचा है, अब आगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में गए, पार्लियामेंट आप जीते, लेकिन आप उपचुनाव में अकेले गए, हार गए। देखिए विजय जी, पूरे देश ने देखा कि आपको भी कांग्रेस का साथ यूपी में जरूरी है। नहीं, देखिए विजय जी, पूरे देश ने देखा कि हम हारे नहीं, हम हराए गए, और किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके, ये जनता का जनादेश नहीं है, ये शासन प्रशासन से लड़ रहे थे हम लोग, और जिस तरीके से शासन प्रशासन ने हमारे वोटर्स को निकलने नहीं दिया, उनको डिटेन किया, कर्फ्यू लगाने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी भी रहती तो निश्चित रूप से, जब उन्होंने मनसाई उनकी थी कि हमको जीतने नहीं देना है, किस तरीके से डीजीपी ये कहने को होता कि 7 लड़े भाई 2 जीते, कांग्रेस 2 लड़ी, दोनों हार गई। तो हरियाणा में तो आज जो उल्टा आपके ऊपर हो रहा है, आप शिफ्ट कर देते उधर। अच्छा, तो हरियाणा में तो हम भी नहीं लड़े, फिर आप ये भी कहेंगे कि अगर सपा लड़ती वहां पे रहती तो हरियाणा में सरकार बन जाती। फिर आप दोनों चीजें कहिए आपकी, मेरी कोई टीस नहीं। देखिए, हमने भी वहां पे अपने मन से सीटें छोड़ी थी, नहीं लड़े थे, और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने मन से सीटें छोड़ी, नहीं लड़ी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठे लोगों की मनसाई थी इनको हराना, चाहे जैसे भी। अब आप ईवीएम में अगर फॉरेंसिक जांच होती तो आप जांच करा लीजिए। पुलिस की सादी वर्दी में किस तरीके से लोगों को छूट दे दी गई थी कि एक एक आदमी ने कम से कम 15-15, 20-20, 25-25 वोटरों ने जो है डालने का काम किया था। ईवीएम मशीन को, बटन को दबाने का काम किया था। आप अगर कहीं फॉरेंसिक जांच जो ये सब किए हैं, ये सीसा मऊ में और कटहरी में क्यों नहीं कर पाए? सीसा मऊ में और ये कटहरी नहीं, करहल, देखिए सीसा मऊ में और करहल में, इन दोनों जगहों पे इनकी जमानत जब्त हो जाती है। इन्होंने अपनी जमानत बचाई है। अच्छा, इन्होंने अपनी जमानत बचाई इस तरीके से बेईमानी, बहुत शुक्रिया। मैं वोट की लूट करके। मैं सुनील शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। सुनील जी, प्रियंका गांधी का सदन में जाना, सदन में कांग्रेस की स्ट्रेंथ का आसपास उसी पे रहना,
अब आपको लगता है कि 2027 के लिए जो नेक्स्ट चैलेंज उत्तर प्रदेश है, कांग्रेस कुछ स्ट्रेंथन होगी या फिर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के सहारे ही अपनी राजनीति यूपी में बढ़ानी पड़ेगी? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी का सहारा ही लेना होगा। और अगर समाजवादी पार्टी का सहारा कांग्रेस ले रही है तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपने बूते लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी महाराष्ट्र में उसको शिंदे साहब की आवश्यकता है, अजय पवार की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में भी उनको निषाद पार्टी की जरूरत है और अनुप्रिया पटेल की आवश्यकता है। क्या आज की स्थिति ये हो गई है कि जिस राज्य में जो मजबूत है उस राज्य मजबूत है। कांग्रेस अगर समाजवादी अगर गैर भाजपा राजनीति अगर उत्तर प्रदेश में करनी है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को आगे ही रखना होगा। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की यह जो उपचुनाव में एक निर्णय था कि कांग्रेस से अलग होकर के अकेले चुनाव लड़ना, मैं इसको राजनीतिक भूल मानता हूं। हालांकि चुनाव परिणामों के ऊपर जो सवाल पैदा किए जा रहे हैं उसकी सफाई तो निर्वाचन आयोग को देनी चाहिए। यह उसी तरह के परिणाम है जिस तरीके से आप रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव को चुनाव आपने जीता था। बाद के परिणाम क्या होगा सबके सामने है। ये विवादास्पद चुनाव के और चुनाव को लेकर के जो विपक्ष के आरोप हैं उन आरोपों की सफाई तो निर्वाचन आयोग को देनी ही चाहिए। अच्छा, जो 2024 के एक्सपीरियंसेस रहे और ये बाई इलेक्शंस के, क्या प्रियंका गांधी एक बहुत टफ पॉलिटिकल निगोशिएटर हैं और समाजवादी पार्टी उनके साथ राहुल जितना कंफर्ट नहीं है? ये बात सही है? नहीं, मेरा अपना मानना है कि प्रियंका जो अखिलेश यादव या अन्य लोग भी दिखाई पड़ते हैं, प्रियंका गांधी का कनेक्ट समाजवादी पार्टी के नेताओं से राहुल गांधी की तुलना में बेहतर है। ये सभी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का मानना है। और प्रियंका गांधी की एक अपील है, इस अपील को कांग्रेस कितना भुना पाएगी, कितना आगे ले जा पाएगी, यह कांग्रेस संगठन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन प्रियंका गांधी ने विभिन्न राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने का अभी आज की तारीख में आवश्यकता है कि आपके पास लड़ने का साहस हो। लगातार पराजित होने, चुनाव में हारने, विभिन्न राज्यों में बुरी पराजय के बावजूद भी अगर आप अपनी ताकत के साथ इस पार्टी से संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं, यही आज की तारीख सबसे बड़ी आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया एकदम ढेर सारे लोग अपने जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब अपना बहुत कीमती वक्त निकालकर आज की शाम की परिचर्चा में आप सब सम्मिलित हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।